अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा आज का टॉपिक है डिलाइटेशन ऑफ द स्टोमिक। मैदे का फैल जाना। मैदा क्यों फैलता है, इसकी वजूहात क्या होती हैं और किन अलामात की बिना पर इसे पहचाना जा सकता है कि मैदे का ही फैलने का हमारा प्रॉब्लम है या कोई और वजूहात हैं, और होम्योपैथिक में इसके लिए कौन सी बेहतरीन मेडिसिन है। इन तमाम के बारे में डिटेल से डिस्कस करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो दूसरे लोगों को शेयर भी लाजमी कीजिएगा ताकि दूसरे लोग भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें, और कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा। अब चलते हैं डिटेल की तरफ। मैदे का फैल जाना, असल में मैदे की दीवारें जब पतली होकर फैल जाती हैं तो उस सूरत में हम कहते हैं कि मैदा फैल गया है मरीज़ का। और ये डॉक्टर पेट का मुआयना करके तो ही बता सकता है। अगर पेट का ऊपर वाला हिस्सा फैला हुआ हो, लास्ट वाली जो फ्लोटिंग रिब्स होती हैं उनके साइड पे, लेफ़्ट साइड पे मैदा होता है पेट में, तो ये जो है ये जब फैल जाता है, इसकी दीवारें पतली होकर फैलती हैं, तो ये इसको कहते हैं हम मैदा फैल गया है। अगर इसकी वजूहात की बात की जाए तो आम तौर पर ये बच्चों में नमूनिया की सूरत में होता है। इसके अलावा शदीद बैक्टीरियल इन्फेक्शन के बाद जो है ये मर्ज़ लाहक हो जाता है, मैदे की दीवारें पतली होकर फैल जाती हैं, पेट पेशेंट का मोटा हो जाता है। लेकिन पेट जो मोटा होता है पेशेंट का, वो कई और वजूहात भी होती हैं, लेकिन स्टोमिक का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, पेट का ऊपर वाला हिस्सा लेफ़्ट साइड जो है वो फैली हुई हो, तो उस सूरत में फिर मैदे का फैलना ही होता है, मैदा फैला हुआ होता है, जिसकी वजह से पता चलता है। और अगर अलामात की बात की जाए तो अलामात में सबसे बड़ी अलामत तो ये होती है कि पेट पेशेंट का फूला हुआ होता है, लेकिन डॉक्टर जब चेक करता है तो उसे पता चल जाता है कि किसी और वजह से है, या उसका पेट मैदे की फैलने की वजह से, मैदे की दीवारों के पतले होने की वजह से ही है। इसके अलावा जिस्म जो है वो पेशेंट का ठंडा हो जाता है, ठंडे पसीने आते हैं, गशी के दौरे पड़ते हैं। जब बहुत ज़्यादा जो है ना शदीद हालत हो जाती है तो उस सूरत में गशी के दौरे जो हैं वो पेशेंट को पड़ते हैं। और इसके अलावा गहरे भूरे रंग की जो है या काले रंग की उल्टी वाउंटिंग भी पेशेंट को होती है। लेकिन ये जो है ये बहुत शदीद हालत होती है, बहुत आखिरी दर्जा होता है। इसके अलावा मैदे में रतूबतों का जमा होना शुरू हो जाती हैं, रतूबतें जो है वो जो मवाद है वो मैदे के अंदर जमा होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा नब्ज़ जो है वो उसकी पल्स जो है उसका रेट जो है वो तेज़ हो जाता है, यानी पल जो है वो तेज़ी से चलती हुई महसूस होती है पेशेंट की। अल्ट्रासाउंड अगर एक्सरे से करवाएँ तो इससे पता चल जाता है। अगर अल्ट्रासाउंड करवाएँ, एक्सरे करवाएँ, तो इन दोनों सूरतों में पता चल जाता है कि स्टोमिक का जो है वो ये प्रॉब्लम हुआ हुआ है। इसके बाद होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की अगर बात की जाए तो इसमें बहुत अच्छी-अच्छी मेडिसिन है, लेकिन आज मैं जो मेडिसिन आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, ये होम्योपैथिक की जर्मनी की मेडिसिन है। 30 की पोटेंसी में आपने यूज़ करवानी है, और इनको इनके सिम्पटम यानी जो सिम्पटम आ रहे हों, अलामात आ रही हों आपको कि इस तरह की अलामात आ रही हैं, ये अलामात हैं, तो उसके मुताबिक वो मेडिसिन यूज़ करवानी है। तो पहली मेडिसिन जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है नक्स वामिका। ये नक्स वामिका 30 की पोटेंसी यानी 30 की पोटेंसी में यूज़ करवानी है, और ये जर्मनी की होती है। ये सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम 1 घूंट नीम गर्म पानी के अंदर डाल के यूज़ करवानी है। और ये उस सूरत में जब अलामात ये हों मरीज़ को कि उसने जो ज़िंदगी बसर की हो, उसमें ज़्यादा जो है वो उसने बैठने वाला काम किया हो, ऑफ़िस का काम या इस तरह बैठने वाले काम किए हों। इसके अलावा अगर पेशेंट नशे का आदी हो तो उस सूरत में भी ये प्रॉब्लम हो, तो तब भी ये दवा इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके अलावा मैदे पे अगर हाथ लगाएँ तो पत्थर की तरह सख्त महसूस हो, तब भी जो है ये मेडिसिन यूज़ करवा सकते हैं। अगर गैर तसल्ली बख्श पाख़ाना आता हो, यानी उसको रफ़्ए हाजत बार-बार महसूस होती हो, और जब वो रफ़्ए हाजत करता है तो उसको ऐसे महसूस होता हो कि अभी पाख़ाना और आएगा। वो ज़्यादा देर तक बैठता है लेकिन फिर पाख़ाना नहीं आता, ठीक है? तो दबाव जो है वो उसको महसूस होता है, तो उस सूरत में आपने ये मेडिसिन नक्स वामिका 30 की पोटेंसी आपने 3 टाइम 1 घूंट नीम गर्म पानी के अंदर डाल के पेशेंट को पिलानी है। और नेक्स्ट मेडिसिन है होम्योपैथिक की, वो है फास्फोरस। फास्फोरस भी 30 की पोटेंसी यूज़ करवानी है। जब किसी ऑपरेशन के बाद
میدا جو ہے وہ پیشنٹ کا پھیل گیا ہو، جیسے فیمیل کا آپریشن ہوتا ہے، بچے کی ڈلیوری ہوتی ہے تو اس کے بعد جو ہے نا وہ ان کا پیٹ پھول جاتا ہے، تو اس صورت میں جو ہے وہ یہ فاسفورس 30 کی پوٹینسی آپ نے یوز کروانی ہے۔ اس کے علاوہ غذا گرم کھاتی ہے جب پیشنٹ تو اس کو قے ہوتی ہے، یعنی الٹی محسوس ہوتی ہے، ایسے دل خراب ہوتا ہے، اسے محسوس ہوتا ہے مجھے الٹی آ جائے گی، لیکن اگر ٹھنڈی چیزیں کھاتی ہے، برف وغیرہ پیٹ پہ ٹکور کرتی ہے میدے والی جگہ پہ، تو اس کو سکون محسوس ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ میدے کی سوزش ہو جاتی ہے، سوجن ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے میدا پھول جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے آپ ہومیوپیتھک یہ میڈیسن فاسفورس آپ یوز کروا سکتے ہیں۔ ایک اور میڈیسن ہے ہومیوپیتھک کی ہائیڈراسس۔ ہائیڈراسس جو میڈیسن ہے یہ کیو میں یعنی مدر ٹینچر میں ہوتی ہے، یوز کروا سکتے ہیں، اس کے بہت اچھے رزلٹ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ 30 کی پوٹینسی میں بھی بہت اچھے رزلٹ ہوتے ہیں۔ یہ بھی آپ نے اس کے لیے بہت اچھی میڈیسن ہے، بہت اچھا کام کرتی ہے، کوئی بھی سمٹم آ رہے ہوں میدے کے لیے یہ بہت زبردست کام کرتی ہے۔ اور کلکیریا فلور 6X یہ ٹیبلٹ فارم میں میڈیسن ہوتی ہے، یہ جو ہے یہ آپ پیشنٹ کو 3 ٹائم 2 ٹیبلٹ یعنی نوعیت کے حساب سے 3 ٹیبلٹ باریک جو ہوتی ہیں وہ پیشنٹ چوس لیں، تو اس سے جو ہے وہ کسی بھی دوائی جو یہ ساری دوائیاں جو میں نے بتائی ہیں آپ کو، ان میں سے کسی بھی دوائی کے ساتھ آپ ہیلپر کے طور پہ استعمال کریں تو یہ بہت اچھا کام کرتی ہے، یعنی اس دوائی کا اثر جو ہے وہ زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ دوائی اچھا کام کرنا شروع ہو جاتی ہے جب کلکیریا فلور 6S کی جو ہے وہ ٹیبلٹ ساتھ یوز کروائیں۔ تو اسی کے ساتھ ابھی میں آپ سے اجازت چاہوں گی، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ حافظ۔